सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है इसमें हम हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर चर्चा करेंगे जो कि आरक्षण से संबंधित है और ये फैसला कैसे अ, दीर्घ अवधि में आरक्षण रूपी व्यवस्था को प्रभावित करने वाला है और उसकी पूरी प्रकृति को ये बड़ी गहराई से प्रभावित करेगा। ये मुद्दा जो है बहुजन समाज के सामने आना बहुत ज़रूरी है। ठीक। तो जैसा कि आप जानते होंगे पिछले 10 सालों से ये बीजेपी आरएसएस की ब्राह्मणवादी सरकार सत्ता में है और इस दौरान न्यायपालिका में जो न्यायाधीश हैं वो खुलकर अपने विचारों का या अपनी मूल विचारधारा का प्रदर्शन करते हुए भी नजर आते हैं। तो एक के बाद एक हम ये फैसले आते हुए देख रहे हैं जो कि आरक्षण बहुजनों के हक अधिकारों को बड़ी गहराई से प्रभावित कर रहे हैं और उसी किस्म का एक और ये फैसला है जो इस समय फिर से पढ़ के सुप्रीम कोर्ट में एक फैसले के दौरान वहाँ के जजों ने पढ़ के बताया। हालांकि ये मामला थोड़ा सा पुराना भी है पर अभी फिर से ये चर्चाओं में आया और इस पर क्या समस्याएं हैं और कैसे ये आरक्षण रूपी व्यवस्था को गंभीरता से प्रभावित करता है, ये बहुजन समाज को जानना बेहद जरूरी है। ठीक, चलिए तो हम इस पूरे मामले को देखते हैं और आखिर ये मामला है क्या, इसे भी थोड़ा समझते हैं। ठीक, तो देखिए ये अभी 11 फरवरी 2025 की अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है और इसमें अगर आप देखें तो ये अखबारों में एक खबर छपी है। अगर थोड़ा ध्यान से देखिए तो ये अखबार में इस तरह से छपा, ये अमर उजाला का आर्टिकल है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है और राज्य मनमानी नहीं कर सकते हैं, सरकारी नौकरियों पर अदालतों की अहम टिप्पणी। अब इसमें थोड़ा इस बात को समझिए कि ये पूरा मामला क्या है। ठीक, और किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है और इसके आखिर मायने क्या हैं और क्यों ये कहा जा रहा है। ये कुछ चीजें हैं जो बहुजन समाज को जान लेनी चाहिए कि ये अभी अभी पिछले 10 सालों में कई नई व्याख्याएं उत्पन्न हो गई जो ऐसा लगता है कि मनमानी व्याख्याएं हैं। संविधान में कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ बैठे न्यायालय में बैठे न्यायाधीश वो अपनी अनोखी व्याख्याएं कर रहे हैं और उसमें से एक और ये अनोखी व्याख्या हमारे सामने आती है जिसमें एक केस के दौरान वो ये कहते नजर आते हैं कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। अब ये इसके मतलब क्या है और क्यों ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आरक्षण से संबंधित है, बहुजनों के हक अधिकारों से संबंधित है, ये सभी बहुजनों को जानना क्यों जरूरी है। चलिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि ये किस मुद्दे पे ये बात कही गई। ठीक, तो देखिए बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़े एक मामले में कहा कि आरक्षण का दावा करना भले ही मौलिक अधिकार नहीं है पर इसका मतलब ये नहीं कि राज्य सरकारें मनमाने तरीके से कार्य करने की अनुमति मिल गई। एक मामला था 2010 का एक मामला था और उसमें जो क्या बोलते हैं ये पूरा मामला जो था ये एक भर्ती प्रक्रिया से संबंधित पूरा मामला था और उस पूरी भर्ती प्रक्रिया में जो था ये झारखंड का मामला था 2010 का। 4th ग्रेड के पद निकाले गए थे और उस पदों में आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया था, पदवार किसको कितना आरक्षण मिलेगा। तो ये केस तब से चला आ रहा था। इस केस के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है लेकिन राज्य सरकारें मनमानी नहीं कर सकती। अब ये पूरे मामले में क्यों ये बात कही गई कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है और ये इस बार दोहराया गया है, असलियत में ये पूरा मामला तो और पुराना है। क्यों सुप्रीम कोर्ट आरक्षण को मौलिक अधिकार नहीं मानना चाहता, मौलिक अधिकार होते क्या हैं, अगर आरक्षण को मौलिक अधिकार माना जाएगा तो आखिर बदल क्या जाएगा, और अगर हम रिजर्वेशन को फंडामेंटल राइट नहीं मान रहे तो फिर सरकारें, राज्य सरकारें तो मनमानी करने के लिए स्वतंत्र वैसे ही हो जाती हैं। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट खुद ही यहाँ पे कह रहा है, अगर आप देख लीजिए वो खुद ही कह रहे हैं कि भले ही आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है पर सरकारें, राज्य सरकारें मनमानी नहीं कर सकती, यानी जब चाहे आरक्षण को जैसे चाहे वो लागू करें ना करें ये नहीं कर सकती। पर यहाँ पे कई सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब मिलना जरूरी है। सबसे पहली बात, ये बात कितनी गंभीर है कि सुप्रीम कोर्ट आरक्षण को मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट नहीं मान रहा, इसके मायने क्या है और क्यों ये होना चाहिए। क्योंकि आरक्षण के जो प्रावधान हैं वो डॉक्टर अंबेडकर ने फंडामेंटल राइट में ही दिए हैं।
ये इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में ही दिया गया है, क्या बोलते हैं कि उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट अब ये नई व्याख्याएं जो करता चला जा रहा है, इससे दीर्घ अवधि में आरक्षण की मूल विचारधारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आरक्षण रूपी व्यवस्था को कमजोर करना, फिर आने वाले समय में उसे खत्म कर देने की ओर एक और कदम है, जिस तरफ ये सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आता है? ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो इन सब कामों से हमारे सामने खड़े होते हैं और उनके जवाब मिलना और लेना जरूरी है, ताकि बहुजन समाज पहले से सचेत रहे आखिर यहाँ खेल क्या चल रहा है। ठीक, तो ये एक झारखंड का मामला था। झारखंड में 2010 का मामला था, और उस मामले के क्योंकि वहाँ नौकरियां निकाली गई, नौकरियों में किसको कितना आरक्षण मिलेगा ये नहीं बताया गया था। और 2010 का मामले में 2025 में सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भले आरक्षण मूल अधिकार नहीं है, लेकिन राज्य सरकारें मनमानी नहीं कर सकती हैं। अब ये कहने की आवश्यकता क्या पड़ी, ये थोड़ा आप समझिए, मैं आपको थोड़ा से समझाता हूँ। और ये मामला अभी तो केवल इतना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे फिर से बोला है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, पर इससे पहले ये मामला चल चुका था। 2020 में बड़े पैमाने पर इस मुद्दे को लेकर विवाद भी हो चुका है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाता हूँ। 2020 में क्या हुआ था, देखिए 2020 में ये जागरण की न्यूज है, ये लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, और द्रमुक, मकापा समेत कई राजनीतिक दलों को लगा झटका। तो पिछले 10 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने अपने काम करने के तरीके, आरक्षण को व्याख्याएं, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम को लेकर कई व्याख्याएं, ये सब बदली हैं, जो आप जानते हैं। परंपरागत रूप से जो देश में चल रहा था, वो अब ये नया सुप्रीम कोर्ट, जो कि बीजेपी आरएसएस की ब्राह्मणवादी मानसिकता के अनुसार काम करता दिख रहा है, वो अब उन व्याख्याओं को नहीं मान रहा और नई नई व्याख्याएं देता जा रहा है, और इससे कई प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं। 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में कह दिया था कि रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। और इससे बदलता क्या है, ये भी मैं आपके सामने थोड़ा सा रखूंगा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 की ये न्यूज है, जून 2020 की एक मामला था। उस मामले में इन्होंने कह दिया था कि भाई आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। और ये जो तमिलनाडु में मेडिकल की सीटें थी, इनमें ओबीसी को 50% आरक्षण था, ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे खत्म कर दिया था। और जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप निचली अदालत जाइए, बिकॉज आरक्षण तो मौलिक अधिकार नहीं है, हम आर्टिकल 32 के तहत आपकी सुनवाई नहीं करेंगे। तो ये उस समय घटा हुआ था, और तब भी ये बात उठकर सामने आई थी कि इस पूरे मेडिकल भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा आगे जाके, जो जस्टिस नागेश्वर राव की पीठ थी, इन्होंने ये भी कह दिया कि आरक्षण फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक, तो एक ये मामला था जिसमें उन्होंने ये पहले ही 2020 में क्लियर कर दिया था कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, अब जब ये बात कही गई थी, तब भी जो उस समय के सामाजिक कार्यकर्ताओं में से एक थे मंडल साहब, उन्होंने तब भी ये कहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे पर जो भी कहना था वो कहता, या केस सुनना था या नहीं सुनना था, वो डिसीजन दे सकता था। लेकिन ये कहना कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, एक अनावश्यक टिप्पणी थी, और इससे बड़े दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। मंडल जी ने उस समय, जब ये भगवाधारी नहीं थे, तब ये बात उस समय कह रहे थे। ठीक, फिर हम देखते हैं कि भाई केवल एक मामला नहीं था जब ये बात उठी कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। फिर पदोन्नति यानी प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला भी अंत में सुप्रीम कोर्ट गया, और फिर वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट यही कहता दिखता है कि भाई आरक्षण आपका मौलिक अधिकार नहीं है, राज्य सरकार देना चाहे तो दे, ना देना चाहे तो ना दे। ये देख लीजिए, एक और न्यूज है, और ये जनसत्ता की न्यूज है, 2020 की ही मामला है, फरवरी 2020 का मामला है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नौकरियों में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और राज्यों को कोटा लागू करने के लिए नहीं दे सकते निर्देश। मतलब प्रमोशन में रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, और आप ये मांग नहीं सकते, अगर सरकार दे तो ठीक है, ना दे तो हम सरकारों को आदेश नहीं दे सकते। ये 2020 का मामला है, और तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यही रवैया अपनाया। तो 2020 में कंसेक्यूटिव आप देखिए 2 बड़े फैसले आए। एक प्रमोशन में आरक्षण का, जिसमें कहा गया आरक्षण आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, हम सरकारों को आदेश नहीं दे सकते कि वो रिजर्वेशन दें, वो देना चाहें तो दें। ठीक, और ये मामला था।
दूसरा एक मामला तमिलनाडु राज्य में ओबीसी जो आरक्षण था 50% मेडिकल सीटों में, उसे कैंसिल कर दिया था इस मोदी सरकार ने, और उसको लेके वो कोर्ट में गए थे। उस फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था, रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आकर यहाँ रिलीफ नहीं मांग सकते, आप निचली अदालतों में जाइए। तो ये दो मामले थे 2020 के। अब 2020 में ये मामला घट गया था, और तब क्या हुआ, जब 2020 में ये फैसले आए पदोन्नति में आरक्षण यानी प्रमोशन में आरक्षण को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। तब हमने देखा कि बहुजन समाज की तरफ से प्रतिक्रिया आई, और फरवरी 2020 का ये मामला है, और फिर इसमें एक रिव्यू पिटीशन डाली गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा इसको लेके एक रिव्यू पिटीशन डाली गई कि भाई आप पुनर्विचार करिए, ये बात आपने सही नहीं की हुई है। तो देखिए, ये जो उस समय के जस्टिस नागेश्वर राव की और हेमंत गुप्ता की पीठ थी, इन्होंने कहा था आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। इसको लेके जो भीम आर्मी के चंद्रशेखर थे, ये रावण, ये सुप्रीम कोर्ट गए और इन्होंने फिर एक रिव्यू पिटीशन डाली, और उसमें उन्होंने कहा कि भाई देखिए, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और बहादुर अब्बास नकवी ये उत्तराखंड मामले में इस फैसले की पुनर्विचार याचिका के लिए दाखिल कर दी। न्यायिक निर्णय ने केवल, उन्होंने लिखा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, इसमें उन्होंने कहा कि भाई न्यायिक निर्णय ने न केवल संवैधानिक प्रावधानों को कमजोर किया है, और इस तरह से मनमानी न्यायालय की दो संविधान पीठों के द्वारा निर्धारित कानूनों के विरोधाभासी तरीके से संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने का प्रयास है, जो कि तय कानून के खिलाफ, न्यायिक औचित्य के खिलाफ भी है। याचिका में यह भी कहा गया कि इस फैसले से राज्यों को एससी, एसटी, ओबीसी समाज भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त करने की एक स्वतंत्र हाथ दिया गया है, जो संविधान द्वारा दी गई सुरक्षा के विपरीत है। फैसले में सार्वजनिक रूप से एससी, एसटी एक्ट के प्रतिनिधियों की अपर्याप्त मानदंडों को पूरी तरह से अनदेखी करने के लिए राज्यों को स्वतंत्र हाथ दे दिया गया। कुल मिलाकर यह है कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पदोन्नति में आरक्षण के लिए हम नहीं कह सकते सरकारों को, क्योंकि ये तो फंडामेंटल राइट ही नहीं है आपका, आप निचली अदालतों में जाइए, तब एक रिव्यू पिटीशन डाली गई कि भाई ये आपने गलत कहा, ठीक, इसे आपको वापस लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले ये भी कहा था कि भाई जो क्या बोलते हैं, एक मेडिकल भर्ती वाला मामला था, उसमें भी कहा था कि आरक्षण फंडामेंटल राइट नहीं है। तो एक रिव्यू पिटीशन डाली गई थी, और उसके बाद इस पिटीशन का हुआ क्या, ये कुछ पता नहीं चला दर्शकों। जो चंद्रशेखर आजाद की रिव्यू पिटीशन थी, इस पे आखिर क्या केस हुआ, क्या हुआ, ये हमें नहीं पता चला। फिर हम अभी देखते हैं 2025 में भी इसका मामला है। 2025 में हम जब ये देखते हैं कि 11 फरवरी को फिर से सुप्रीम कोर्ट यही बात कहता है कि आरक्षण आपका मौलिक अधिकार नहीं है, तब हमें ये समझ में आता है कि उस रिव्यू पिटीशन पे कुछ कार्रवाई वगैरह हुई नहीं, और सुप्रीम कोर्ट अभी भी उसी बात पे स्टैंड कर रहा है दैट फंडामेंटल राइट इज नॉट, क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। ये हमें अभी 11 फरवरी 25 की इस रिपोर्टिंग से पता चलता है। तो अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट 2020 से लेके अब तक ये तीसरी बार मोटा मोटा है जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, अब दर्शकों इससे बदलता क्या है, मतलब ये बात कितनी गंभीर है, आप समझ सकते हैं। इसको चंद्रशेखर आजाद जी ने वहां पे कोर्ट में चैलेंज भी किया था, तो ये मामला बड़ा गंभीर है, और इस पे मंडल जी ने भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इससे आगे बड़ी परेशानियां खड़ी होंगी। तो फिर से सुप्रीम कोर्ट वही बात कह रहा है कि रिजर्वेशन आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, कितनी गहरी बात है, और आखिर आरक्षण पर इससे फर्क क्या पड़ता है। ठीक, ये थोड़ी सी चीज जो है बहुजन समाज को जान लेना जरूरी है, किस तरह से ब्राह्मणवादी तंत्र धीरे 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 करके जो संविधान से मिले अधिकार हैं बहुजनों के, उन्हें कमजोर कर रहा है, और फिर एक समय आएगा ये खत्म कर दिए जाएंगे। ये कुछ भी नहीं है, बस आरक्षण रूपी व्यवस्था को इतना पंगु बना दो, कमजोर कर दो कि उसके न्याय के लिए भी आप ऊपर ना जा पाओ, और उस पर कुछ क्या बोलते हैं नीचे कार्रवाइयां ना हो, और धीरे धीरे उसे निष्प्रभावी बना दो। वो केवल संविधान में लिखे हुए शब्द मात्र रह जाएं, नीचे उनकी व्याख्या इस तरह से तोड़ मरोड़ के करो कि जमीन पर धीरे धीरे लोगों को आरक्षण के लाभ मिलने ही बंद हो जाए। ये एक बड़ा लंबा खेल है जो बहुत लंबे समय से चल रहा है, और 10 सालों में इस खेल की दिशा में बड़े सारे निर्णय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए हैं,
कुछ अजीबोगरीब व्याख्याएं जिनके कोई सिर पैर नहीं दिखाई देते, उनमें से एक और ये व्याख्या है कि आरक्षण फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक, अब इसके मायने क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि ये पूरा मामला कितना गहरा है और इससे लॉन्ग टर्म में क्या फर्क पड़ेगा, इसे भी थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। लेकिन जब ये बात उठी कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, तब इस बात को लेके काफी चर्चाएं भी हुई थी। द वायर लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये समझना चाहिए कि आरक्षण मौलिक अधिकार ही है, ये फंडामेंटल राइट ही है 2020 में। और बड़े सारे लेख छपे। DW इस पर पूरा एक आर्टिकल छापता है, लिखता है कि भारत में क्या आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं रहा। इस बात को जानने के लिए पूरा एक बड़ा आर्टिकल छापा जाता है। उस आर्टिकल में जो एक बड़े संविधान के विशेषज्ञ हैं फैजान मुस्तफा, वो क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की इस व्याख्या पे 2020 में, ये मैं आपके सामने रखता हूं। तो DW लिखता है, क्या वाकई आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है? इस सवाल का जवाब बड़ा पेचीदा है। यूं तो आरक्षण की चर्चा भारतीय संविधान के तीसरे भाग के अनुच्छेद 15(4), 5 और 16(4) के तहत की गई है, लेकिन चूंकि पूरा का पूरा भाग ही 3 मूल अधिकारों से संबंधित है, इसलिए माना जाता है कि आरक्षण एक मूल अधिकार है। ठीक, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। अभी इसमें थोड़ी सी बात करूंगा मैं आगे चल के। इस पर नेशनल लॉ एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के कुलपति उपकुलपति फैजान मुस्तफा का कहना है। अब देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण फंडामेंटल राइट नहीं है, तो इस पे एक बड़े विशेषज्ञ फैजान मुस्तफा ने ये बात कही कि वो कहते हैं कि अगर आप संविधान की संकुचित व्याख्या करते हैं तो आप पाएंगे कि आरक्षण मूल अधिकार के रूप में नहीं दिखाई देता, नहीं रूप में नहीं है। लेकिन वो आगे कहते हैं, लेकिन अगर आप संविधान की उदार व्याख्या करते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि आरक्षण वास्तव में आरक्षण का प्रावधान बराबरी के अधिकार में निहित है, बराबरी यानी इक्वलिटी। और यही नहीं, आरक्षण बराबरी के लिए अपवाद नहीं है, बल्कि बराबरी का ही विस्तार है। ठीक, तो फैजान मुस्तफा भी कुछ चालाकी भरे शब्दों में यही बात कह रहे हैं कि अगर आप बड़े कंजर्वेटिव हो जाएं, कोई मतलब ये सोच ही ले कि हमें एन के एन प्रकरण कैसे भी करके आरक्षण को फंडामेंटल राइट बनाना ही नहीं है, तो हम उसकी गलत व्याख्या कर दें, जैसे सुप्रीम कोर्ट इस समय कर गया, तो फिर आप वो कह सकता है कुछ भी उल्टा सीधी व्याख्या करके कि आरक्षण फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन फैजान मुस्तफा कहते हैं कि भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन है वो तो फंडामेंटल राइट के सेक्शन में ही दिए गए। ठीक, आर्टिकल 15 में और 16 में, जो कि फंडामेंटल राइट का पार्ट है, उसी के अंदर पार्ट में ही 15.45 वैसे करके दिए गए, तो वो तो फंडामेंटल राइट का भाग ही है। ठीक, और वो ये भी कहते हैं कि अगर ध्यान से देखेंगे तो आरक्षण वास्तव में बराबरी में अपवाद नहीं है, इक्वलिटी में एक्सेप्शन नहीं है। इनफैक्ट वो बराबरी को विस्तार ही कर रहा है, बराबरी के कानून को सही से लागू कर रहा है आरक्षण के प्रावधान। ये उस समय ये सबसे बड़े, सबसे जाने माने नाम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े, संविधान के बड़े व्याख्याकर्ता भी हैं फैजान मुस्तफा, ये उन्होंने उस समय भी बात कही हुई थी। और हम फिर इस बात को फिर से लौट कर आएंगे कि आखिर संविधान में आरक्षण के प्रावधान कहाँ हैं और क्या ये फंडामेंटल राइट है या नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चाहता रिजर्वेशन को फंडामेंटल राइट के रूप में एक्सेप्ट करना आज, ये पिछले 10 सालों में, क्योंकि पहले से तो यही माना जाता था। अभी इन 10 सालों में सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं, ये आखिर आप क्यों नहीं चाहते इसे फंडामेंटल राइट के रूप में एक्सेप्ट करना? ऐसा करने से आखिर इन्हें परेशानी क्या होगी, इनकी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को कहाँ ठेस पहुंचती है? थोड़ा से समझिए बात को कि खेल क्या है। मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ। फैजान मुस्तफा के इस व्याख्या के बाद में हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। तो देखिए मामला क्या है दर्शकों, भारत का संविधान है और आप जानते होंगे डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान बड़े गहन अध्ययनों के बाद, बड़ी सोच विचार के बाद और अपनी विशेष बुद्धि और कौशल का इस्तेमाल करते हुए इस संविधान को रचा है। ठीक, और इस संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए। ठीक, इसे थोड़ा समझिए बात को कि संविधान में भारत के नागरिकों के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, उन्हें बहुत अधिकार भी दिए गए हैं, पर भारत के नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। उन विशेष अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ये संविधान के भाग 3 में है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक का जो सेक्शन है उसे फंडामेंटल राइट का सेक्शन कहते हैं। मौलिक अधिकारों में 12 से 35 तक जो अधिकार गिनाए गए हैं
वो नागरिकों के अधिकार हैं। अगर सरकार इन अधिकारों को हनन कर लेती है, छीन लेती है, तो पूरे संविधान में केवल एकमात्र पार्ट है जिसके लिए आप या तो सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं या सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, संविधान में और किसी अधिकार के लिए ये विशेष सुविधाएं नहीं दी गई हैं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाएं। केवल फंडामेंटल राइट के ब्रीच की कंडीशन में आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। बाकी जितने भी राइट दिए गए हैं, वोट डालने का अधिकार, तमाम सारे अधिकार संविधान में और जगह जगह अधिकार हैं अदर देन फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त, उनके लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते। आपको नॉर्मल जुडिशियल हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब पहले जिस विभाग, जिस मंत्रालय के तहत गड़बड़ हुई है, आपके अधिकार छीने गए हैं, जो भी परेशानी है, वहां आप उपचार के लिए जाइए। जब वहां से कुछ ना मिले तो निचली अदालत जाइए, फिर हाई कोर्ट आइए, फिर सुप्रीम कोर्ट आइए। इतना बड़ा जुडिशियल प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा और किसी आम आदमी के लिए इतनी लंबी जुडिशियल हायरार्की फॉलो करके ऊपर तक आना और फिर न्याय के लिए इंतजार करना, वो अपने आप में बहुत दूबर भरा काम होने वाला है। इसलिए फंडामेंटल राइट के लिए, मौलिक अधिकारों के लिए संविधान में विशेष व्यवस्था बनाई गई है कि ये जो 12 से 35 तक नागरिकों को अधिकार दिए गए, इनके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर न्याय तुरंत मांगा जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट को भी तुरंत रिट याचिकाएं यानी आदेश जारी करने पड़ेंगे। तो ये विशेष स्थिति है फंडामेंटल राइट की। ठीक, अब अगर आरक्षण को फंडामेंटल राइट नहीं मानोगे तो फिर आप सीधे आरक्षण, जैसे सरकार ने कोई पद निकाले उसमें आरक्षण नहीं दिया, तो फिर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते। फिर आपको नॉर्मल जुडिशियल हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी। पहले संबंधित मंत्रालय, विभाग, तामझाम वहां जाना पड़ेगा, फिर निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। इतना लंबा प्रोसेस इसमें रहेगा। और ऐसे में जब तक नौकरियां निकली हैं, भर्ती प्रक्रिया, परीक्षा सब होती रहेगी और तब तक, जब तक कि मामला सच में गंभीरता की स्थिति आएगी, कई साल इसमें निकल जाएंगे और वास्तव में जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या बोलते हैं, एक प्रकार से जिसे कहते हैं, वो ध्वस्त हो जाएगी, खराब हो जाएगी और सरकारों को जो करना है वो कर लेंगी। और आप नागरिक के रूप में, किसी आम नागरिक में इतनी क्षमता भी नहीं होती इतने सालों तक वो केस को लड़ सके। तो अगर रिजर्वेशन को फंडामेंटल राइट नहीं माना जाता है और इसे नॉर्मल या अपवाद या एक्सेप्शन के रूप में लिया जाता है, तो फिर सरकारें कल नौकरियां निकालें, उनमें आरक्षण के कुछ प्रावधानों को गड़बड़ कर दें। गड़बड़ करने के बाद फिर आपके पास विकल्प क्या है? आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो नहीं जा सकते। फिर आप सरकार के मंत्रालय की अपील करोगे, फिर वो अपील में जाएगा, फिर वहां से कुछ कार्रवाई होगी, नहीं होगी, तब तक परीक्षाएं भी हो जाएंगी, भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाएगी। फिर अगर वहां से आप असंतुष्ट होते हो, जैसे उन्होंने जो भी लिख के दिया, फिर आप निचले न्यायालय में जाएंगे, फिर आप हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इतना लंबा प्रोसेस उसमें लगा दिया गया है कि जब तक तो नौकरियां बढ़ भी जाएंगी और प्रोसेस भी आगे बढ़ जाएगा और किसी एक व्यक्ति के लिए अपने साथ हुए अन्याय के लिए चैलेंज कर पाना बहुत मुश्किल रहने वाला है। ठीक, तो अब सुप्रीम कोर्ट जो इस समय बात कह रहा है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, इससे हो ये रहा है कि भाई अब सरकार के हाथ में पाले में गेंद चली गई। राज्य सरकारों के पास ये ताकत आ गई कि वो जैसे चाहे आरक्षण को दें, ना दें, कम दें, ज्यादा दें। दोनों स्थिति में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जा सकते। ठीक, आप उन्हें लीगल जगह पे चैलेंज करिए और लड़ते रहिए कई सालों तक केस। और जैसे 2010 का केस था जिसमें अभी उन्होंने कहा, और 2025 आ गए, जब जाकर फाइनल सुप्रीम कोर्ट पर ये पहुंचा, अब सुप्रीम कोर्ट इसे कैंसिल भी करता है। तो व्हाट इट मीन्स, 10 से 25 तक कितना कुछ बदल गया। कितने लोग नौकरियों में गए, उन्होंने नौकरियां कर ली, अब उनका जो भी आप करोगे, निकालोगे, हटाओगे। तो ऐसे कर कर ये असलियत में इस तरह की व्याख्याएं, सुप्रीम कोर्ट की ये व्याख्याएं आरक्षण के प्रावधानों को बेहद कमजोर करती हैं और इससे राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास स्पेशल पावर आ जाती है। वो आरक्षण के साथ खेल सकते हैं, वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उल्टी सीधी व्याख्याएं कर सकते हैं। और आप अगर असंतुष्ट हो तो कोर्ट जाने के लिए आपको बहुत बड़ा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और ये आपके किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल यहाँ पे होने वाला है। ठीक, लॉन्ग टर्म में इससे होगा ये कि भाई लोग हतोत्साहित होंगे, क्या बोलते हैं, आरक्षण की नौकरियों के लिए प्रयास करने से, और धीरे धीरे फिर ये पूरे प्रावधान ही कमजोर होते हुए चले जाएंगे। तो ये एक पूरा एक बड़ा खेल है
जिस खेल का एक पार्ट है कि पहले आरक्षण को मौलिक अधिकार मानना बंद करो। दो, इट इज रिटन इन फंडामेंटल राइट, ये लिखा भी मौलिक अधिकार में है कि आरक्षण के प्रावधान है ही मौलिक अधिकार में, और सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई हम तो नहीं मानते। ठीक, तो फिर ये मौलिक अधिकारों में लिखा क्यों है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं मामला क्या है। देखिए, तो ये मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है, ये संविधान का एकमात्र भाग है जो कि जस्टिसेबल है, यानी इसमें लिखी गई बातों के लिए सीधे आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। संविधान में बाकी किसी भी चीज के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आपको नॉर्मल जुडिशियल हायरकी फॉलो करनी पड़ती है। तो ये एकमात्र पार्ट है जो कि जस्टिसेबल है, और यहीं पर फंडामेंटल राइट में ही आरक्षण भी दिए गए। तो आरक्षण के लिए अगर मौलिक अधिकारों में मान लोगे तो सीधे लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आने लगेंगे। तो ये पूरी स्थिति है, भाग 3 में दिया गया फंडामेंटल राइट का सेक्शन है, 12 से 35 तक के अधिकार फंडामेंटल राइट कहला रहे हैं। कई प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं, धार्मिक स्वतंत्रताएं के अधिकार हैं, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार हैं, और संवैधानिक उपचार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के अधिकार हैं। मतलब अगर कोई सरकार किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट को खत्म कर देती है, ब्रीच कर देती है, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी संवैधानिक उपचारों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का भी अधिकार है। आर्टिकल 32 के तहत यह भी मौलिक अधिकार है कि अगर सरकार किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करें तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर वो रेमेडी यानी उपचार मांग सकता है, ये भी यहां से मिल जाता है। और ये सुविधाएं केवल फंडामेंटल राइट को है, बाकी किसी भी राइट के लिए आप सीधे नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट। ठीक, उसके लिए जुडिशरी हायरकी फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक, अब ये पूरा मामला क्या है, ये है पूरा आरक्षण का पूरा मामला क्या है, आर्टिकल 14 से, आर्टिकल 15 से और आर्टिकल 16 से संबंधित है। आर्टिकल 14 क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, अनुच्छेद 14 ये कह रहा है कि भाई विधि के समक्ष समानता रहेगी, यानी क्या रहेगा कि सरकार की नजर में सभी लोग समान रहेंगे, कानून के समक्ष सब लोग समानता और कानून के समान संरक्षण की बात आर्टिकल 14 में की गई है। ठीक, तो कानून के समक्ष सब समान है और कानून के समान संरक्षण यानी सभी लोगों को कानून का समान संरक्षण दिया जाएगा। ये आर्टिकल 14 का मामला होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। उसके बाद आर्टिकल 15 जो है, इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई विभेद का प्रतिषेध, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब होता यह है कि आर्टिकल 15 के ही कुछ प्रोविजंस हैं जिनसे आपके राजनीतिक आरक्षण और शिक्षा में आरक्षण निकलता है। आर्टिकल 15 से ये दो आरक्षण उत्पन्न होते हैं। यहीं पर आर्टिकल 15 में एक्सेप्शन भी लगा हुआ है कि भाई समाज में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उन्हें विशेष प्रावधान बना सकते हो आप, और साथ में SC ST लोगों के लिए भी विशेष प्रावधान बना सकते हो। तो यहां से आर्टिकल 15 से आपके जो शिक्षा के आरक्षण है और जो आपके क्या बोलते हैं राजनीतिक आरक्षण है, उसकी उत्पत्ति होती हुई दिखाई देती है। उसके बाद आर्टिकल 16 आता है। आर्टिकल 16 ये कहता है कि भाई इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयमेंट, यानी लोक नियोजनों में अवसरों की समानता, यानी सभी को सरकारी नौकरियों में बराबर अवसर दिया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 16 में फिर ये एक्सेप्शन भी लगा हुआ है कि ऐसे लोग जो कि सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान सरकार बनाएगी, और आरक्षण यहीं से उन विशेष प्रावधानों के तहत। और यहीं पर यह भी जुड़ा है कि EWS यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, उन्हें भी आरक्षण 15 में और 16 में वहीं से मिला हुआ है। ठीक, तो ये आरक्षण के प्रावधान का बेस आर्टिकल 15 और 16 है, जो कि निकलता है फंडामेंटल राइट में। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहा है कि भाई ठीक है, आरक्षण आर्टिकल 15 और 16 से निकल रहा है, सरकारी नौकरियों का 16 और आर्टिकल 15 यानी बाकी जगह आर्टिकल 15 से निकल रहा है, लेकिन हम आपको फिर भी हम ये कहते हैं कि भाई हम तो आरक्षण को फंडामेंटल राइट नहीं मानते। ठीक, तो अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि अगर आरक्षण फंडामेंटल राइट नहीं है तो ये फंडामेंटल राइट के सेक्शन में आर्टिकल 15 और 16 में ये आरक्षण के प्रावधान क्यों दिए गए संविधान में। ठीक, इन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में होना चाहिए था। अगर ये सरकार की शक्ति होती, सरकार को आदेश होते तो ठीक। कोई चीज फंडामेंटल राइट में तभी है जब संविधान बनाने वाले ये चाहते थे कि ये भारत के नागरिकों को उनके अधिकार के रूप में मिले, तभी डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण के प्रावधानों को 15 और 16 में
डाला था, नहीं तो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स में डाल देते अगर उन्हें सरकार को आदेश देना होता तो। अब सुप्रीम कोर्ट हमारे सामने एक नई व्याख्या लेकर आया हुआ है, एन केन प्रकरण वो कुछ चालाकियां वगैरह करके हमारे सामने ये कहने की ये कोशिश कर रहा है कि भाई 100 तरह की क्या बोलते हैं, जिसे कहते हैं शब्दों को घुमा के वो हमारे सामने ये कहने की ये कोशिश कर रहा है कि भाई ये जो आरक्षण है ये मौलिक अधिकार नहीं, ठीक है। अब है तो ये फंडामेंटल राइट के सेक्शन में, लेकिन वो कह रहा है नहीं ये मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक। तो अब प्रश्न ये होना चाहिए था कि ये मौलिक अधिकार नहीं है तो फिर ये यहाँ पे लिखा क्यों है आर्टिकल 15, 16 और फंडामेंटल राइट के सेक्शन में, तो इसका तो वो जवाब नहीं देने को तैयार है, ठीक। ये भी बड़ा अजीब सा है। फिर वो ये कह रहा है कि ये तो राज्य सरकारों के ऊपर है कि वो आरक्षण दें ना दें और अपनी सुविधा से दें, फिर वो ये भी कह रहा है, ठीक। हाँ, ये इतना जरूर है कि आरक्षण जो नियम कायदे कानून है उसके अनुसार अगर आरक्षण ना नहीं देना है तो नियम बनाकर ही उसे हटाया जा सकता है, ये सब बातें वो कह रहा है, लेकिन वो पावर राज्य सरकारों के हाथों में दे रहा है। अब ठीक है, चलिए मान लिया हमने, ये भी आर्टिकल 16 में सरकार का काम है, दायित्व है कि आरक्षण को सही तरीके से लागू करे, ये लिखा हुआ है। लेकिन आर्टिकल 15 और 16 ये फंडामेंटल राइट है, नागरिकों के अधिकार है। और अगर मौलिक अधिकारों में, फंडामेंटल राइट में अगर किसी नागरिक को अपने अधिकार ना मिले जो कि उसे सरकार से लेने होते हैं, ठीक, तो यही मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट में ये व्यवस्था भी की गई है आर्टिकल 32 में, अनुच्छेद 32 में, जिसे संवैधानिक उपचार कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहा जाता है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट यानी आर्टिकल 14 से लेके 32 तक ब्रीच होते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक उपचार के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या फिर 226 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट में जा सकता है और अपने लिए रेमेडी मांग सकता है। और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को रिट यानी आदेश निकालने पड़ेंगे, 5 प्रकार के आदेश होते हैं और उस अधिकारी से कहना पड़ेगा, जैसे इस मामले में क्या बोलते हैं, एक रिट निकलती, एक आदेश निकलता और उस सरकार से कहना पड़ता कि भाई अधिकारी से कि ये अगर आरक्षण नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, ऐसे रोकिए, ठीक। अब ये सुविधा सुप्रीम कोर्ट नहीं देना चाहता, ठीक। वो ये नहीं देना चाहता कि अगर किसी जगह पे कोई राज्य सरकार आरक्षण ना दे या कहीं पदों में आरक्षण की कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो अब नागरिकों से ये कह रहा है कि भाई भले ही आर्टिकल 15 और 16 में लिखा है कि ये फंडामेंटल राइट के सेक्शन में आरक्षण है, लेकिन हम नहीं मान रहे। और हम इसलिए नहीं मान रहे कि अब क्या होगा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं आ पाओगे अगर सरकारें ने, राज्य सरकारों ने कहीं आरक्षण के मामले में गड़बड़ी की, दिए नहीं दिए, तो आप सीधे नहीं आ पाओगे। अब आपको नॉर्मल जुडिशियल हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी। नॉर्मल जुडिशियल हायरार्की मतलब ये देखिए, ये क्या बोलते हैं, अधीनस्थ अदालतें हैं, फिर जिला अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पूरे प्रोसेस से गुजरना है और उससे पहले आपको संबंधित विभाग, मंत्रालय में भी अपीलें करना है, तभी जाकर आप न्याय के लिए यहाँ पे आ पाओगे। और ये इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है कि किसी आम आदमी के लिए तो ये पूरा फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस पूरी व्याख्या से हुआ ये कि अगर आरक्षण को लेके कोई गफलतें, गड़बड़ें होती हैं, सरकारें कुछ गड़बड़ करती है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आप नहीं जाओगे, आप प्रोसेस फॉलो करिए, ठीक। आप प्रोसेस फॉलो करिए, पहले निचली अदालत में जाइए और फिर ऊपर की अदालत, फिर ऊपर की अदालत में जाइए। बस यही आपके पास तरीका है। अब इसमें कितने भी साल लग जाएं, कितना भी समय मिल जाए, तब तक क्या होगा, भर्ती प्रक्रिया रुकी रही? बिल्कुल नहीं रुकी रहेगी, वो चलती रहेगी और तब तक के कुछ नहीं होने वाला, ठीक। तो ये पूरा एक तंत्र है ब्राह्मणिकल मानसिकता से कि सरकारों के हाथ में पूरी ताकत दो, फिर वो आरक्षण में छेड़छाड़ करें, फिर जब लोग न्याय मानने के लिए न्यायालय जाना चाहें तो कह दो नहीं भाई पहले निचली अदालत जाओ, वहां 2-5-10 साल अपनी जूते घिसो, फिर हाई कोर्ट आओ, फिर सुप्रीम कोर्ट आओ, फिर देखेंगे हम क्या करना है, ठीक। और इससे क्या होगा कि बहुजन समाज हतोत्साहित होगा अपने लिए न्याय मांगने से, धीरे धीरे लोग ऊपर आना बंद कर देंगे। ऐसे केसों की फिर बड़े रहेंगे पेंडिंग में, जैसे 2010 का ये मामला 2025 में डिसीजन पे आ रहा है। सोचिए कितने सारे बहुजनों के हक अधिकार 2010 से 25 तक न्यायालय की इस गफलत ने
वहां बैठे हुए खास जाति वर्ग के लोगों की बेवकूफीपूर्ण व्याख्याओं से खराब हो गए। अंदाजा लगाइए, जो नौकरी 2010 में, उसमें आरक्षण की कितनी पोस्ट एससी की हैं, एसटी की, ओबीसी की लिखा होना चाहिए था, फिर उनमें भर्ती होनी चाहिए थी। और 2010 में भर्ती हो गई होती तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को उनकी नौकरियां मिल जाती। 10 से 25 तक वो नौकरी कर लेते, पैसा कमा लेते, शादी कर लेते, बच्चे हो जाते, उनका जीवन अच्छा चलता। ये सब खत्म। आपने कह दिया नहीं भाई आप सीधे कोर्ट नहीं आ सकते, सुप्रीम कोर्ट। तो निचली अदालत में, पहले संबंधित विभाग में गया, मंत्रालय में गया, फिर वहां से निचली अदालत में गया, निचली से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आया, फिर सुप्रीम कोर्ट 2025 में कहता है 10 के एक मामले में कि हाँ भैया वो तो ठीक है, वो तो गलत सरकार ने भर्ती की थी, खारिज। तब कोई बताए कि बहुजन समाज के लोगों का 10 से 25 तक जो अहित हो गया, उनके अधिकारों का अहित हो गया, उन नौकरियों का नुकसान हो गया जो फिर से भरी जाएंगी, उनका क्या? मतलब इसकी कीमत कौन चुकाएगा? तो इसकी कीमत कोई नहीं चुकाएगा। ठीक? ये गलत व्याख्याएं की ही इसलिए जा रही हैं कि लोग सालों सालों तक इस सारे जंजाल में फंसे रहें, नौकरियां बहुजन समाज के लोगों को समय पर मिल ना पाए, ठीक, और मिल जाए तो कोर्ट कचहरी के जंजालों में फंसी रहें। बाद में 10-20 सालों के बाद ये कह दें कि हाँ भाई सरकार ने आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया था इसलिए नौकरियां कैंसिल, तो पूरी भर्ती की प्रक्रिया फिर से आयोजित हो, और उस समय का व्यक्ति, माने 2010 का व्यक्ति 2025 तक तो ओवर एज ही हो गया होगा ना, अब वो फिर से नौकरियों के लिए भर्ती तो नहीं आवेदन कर सकता। तो उसका एक तो नौकरी भी गई, उसका हक भी नहीं मिला, वो ओवर एज भी हो गया, और अब वो दोबारा नौकरी के लिए आवेदन भी नहीं कर सकता। तो उसके तो पूरे हक अधिकार ही खा लिए 2010 वाले जो बहुजन समाज के बच्चे होंगे, उन्हें तो पूरी तरह से आपने नाश कर दिया। अब आप दोबारा भर्ती कर भी लोगे तो नए बच्चे भराएंगे उसमें, वो 25 वाले 10 के बराबर थोड़ी बैठे होंगे परीक्षा देने के लिए। तो आप अंदाज लगाइए कि किस तरह से ये लोग न्यायालय में बैठकर इस तरह की घफलत भरी व्याख्याएं कर करके धीरे धीरे आरक्षण रूपी व्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं। ठीक, बड़े किसी दीमक के समान रोज एक एक निवाला खा रहे हैं, और इस संविधान को नोच के खा रहे हैं ये लोग। और इन 10 सालों में इन्होंने बड़ा एक छेद कर दिया है उस पूरे संविधान की पुस्तक में, जहां से उस छेद की वजह से वास्तव में किसी को न्याय मिल पाना अब बहुत मुश्किल हो गया। ठीक, और धीरे 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 दीमक की तरह बस ऊपर के कवर रह जाएंगे। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भाई ऐसा हो सकता है कि संविधान की ऊपर की जो क्या बोलते हैं जो उसके कवर पेज हैं वो वैसे ही रहे, अंदर के मसौदे बदल दिए जाएं। ये एक नया तरीका है। ये अंदर का मसौदा नहीं बदल रहे, ये संविधान के ऊपर के पेज भी वैसे ही रख रहे हैं। ये न्यायालय में बैठकर ऐसी अजीबोगरीब व्याख्याएं कर रहे हैं जिनसे बहुजन समाज उलझा रहे, उसे कभी न्याय ना मिले, उसके हक अधिकार ना मिले, और वो अपने खुद के हक की नौकरियों तक भी उसकी पहुंच ना हो। ठीक, इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है जिसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ही ये बात कह रहा है। देखिए ये 2025 की अभी की 11 फरवरी की न्यूज है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह रहा है कि आरक्षण भले ही मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन राज्य मनमानी नहीं कर सकते। सरकारी नौकरियों पर अदालत की अहम टिप्पणी। अरे भैया जब फंडामेंटल राइट नहीं होगा तो स्टेट गवर्नमेंट तो मनमानी ही करेंगी, ये तो ऑब्वियस है। और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण को फंडामेंटल राइट में रखा था, ना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। ठीक, ताकि आप मनमानी ना कर पाओ। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नहीं भाई ये फंडामेंटल राइट नहीं है, भले ही फंडामेंटल राइट के सेक्शन में लिखा है लेकिन नहीं है। फिर कह रहा है राज्य सरकारें मनमानी नहीं कर सकती, जब वो फंडामेंटल राइट ही नहीं है, जब आम आदमी कुछ कर ही नहीं सकता सरकार का, तो वो तो मनमानी करेंगी, सीधी सी बात है। और फिर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई देखिए ये मनमानी हो गई, तो आप तो खुद ही ऐसी व्याख्या कर रहे हो कि राज्य सरकारों को एक्स्ट्रा ताकत दे रहे हो, और फिर वो मनमानी करती हैं तो आप कह रहे हो मनमानी भी नहीं कर सकते। कैसे रोकोगे आप उन्हें मनमानी करने से? कोई कानून तो है नहीं। एक ही तरीका था, आप आरक्षण को फंडामेंटल राइट मानिए तो जनता खुद ही कोर्ट चली जाएगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, और सरकारों के सब गलत चीजों को अपने आप रुकवा लेगी। पर वो मानने को तैयार नहीं है। तो पूरा ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑर्डर, जो पूरे बहुजनों के हक अधिकार है, उन्हें इतनी चालाकी से नष्ट किया जा रहा है, एक एक करके बड़े धीमे 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 दीमक के समान। वो सारे हक अधिकार जो बहुजन महापुरुषों ने
अपनी जान की बाजी लगाकर हासिल किए थे, उन्हें ये लोग बड़ी चालाकी से अब नष्ट कर रहे हैं। विशेषकर इन 10 सालों में तो भयानक रूप से इन सारे हक अधिकारों को नष्ट किया जा रहा है, ठीक। और दुर्भाग्य ये है कि बहुजन समाज अभी इतना शिक्षित भी नहीं है कि वो उन सारी गफलतों को, चालाकियों को, नियम कायदे कानूनों के दाव पेचों को समझे और इनको लेके बड़े आंदोलन करे। ये भी अभी बहुजन समाज में चेतना भी विकसित नहीं हो पाई, शिक्षा का स्तर बहुत कम है। हम समझते हैं कि ये सारी चालाकी भरी बातें जो हैं ये एक बेहद पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित है। एक आम आदमी जब अपने न्याय के लिए जाएगा तो उसे तो यही पता चलेगा कि भैया देखिए कानून है, ऐसे नियम है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, आप कोर्ट में जाकर सीधे नहीं जा सकते, निचली अदालतों में घिसटते रहो क्योंकि भैया ऐसी व्याख्या है। अब आम आदमी को पता नहीं कि ये सारे वहां एक ही खास जाति वर्ग के लोग बैठे हुए हैं और ये ऐसी व्याख्या कर देते हैं, इस तरह के नियमों को मोड़ देते हैं कि न्याय तक जो पहुंच है बहुजन समाज की वो इतनी मुश्किल कर दो कि ये खुद ही न्याय मांगने कभी ना आए, ठीक। तो ये बेहद गंभीर मामला है। आरक्षण को मौलिक अधिकार ना मानने की जो जिद है सुप्रीम कोर्ट की, ये इसके पीछे एक बड़ा ब्राह्मणवादी षड्यंत्र या उस सोच को हम जिम्मेदार मान सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई बहुजन समाज इस तरह के मुद्दों पर सचेत होगा और अपने हक अधिकारों के प्रति उसके अंदर की जो समझ है वो धीरे धीरे और बेहतर होती चली जाएगी और वो इन सारे खेलों को समझेगा। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि आप ब्राह्मणवाद को अब ढूंढते कहां पर है। वो तो सुप्रीम कोर्ट में जज बन के बैठा है, वो यूनिवर्सिटी में चांसलर प्रोफेसर बन के बैठा है, वो IIT IIM में वहां पे क्या बोलते हैं प्रोफेसर बन के बैठा हुआ है और वो बहुजनों के स्कॉलरशिप खा के विदेशों में पढ़ने के लिए जा रहा है। ये है ब्राह्मणवाद। आप इसे कहाँ ढूंढ रहे हैं? मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, धर्म ग्रंथों में ढूंढ रहे हैं, ठीक, या कहीं और ढूंढ रहे हैं? वहां आपको मिलेगा नहीं, ठीक, क्योंकि बहुजनों की लड़ाई अब उतनी सी नहीं रह गई। हमारी लड़ाई बड़े स्तर पे है, ठीक, और हमारी लड़ाई नौकरियों से लेके सरकारी क्या बोलते हैं आपके जो राज व्यवस्था है उसमें हमारे प्रतिनिधित्व तक की अब बड़ी लड़ाई है, ठीक। छोटी मोटी मंदिरों में घुसने तक की लड़ाइयों से हम बाहर निकल आए, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई। हमें शिक्षित करना है समाज को, नौकरियों तक ले जाना है, काम धंधे व्यवसायों तक ले जाना है और उन्हें बड़े संवैधानिक संस्थानों तक बहुजनों की पहुंच को आगे बढ़ाना है और इन मुद्दों पर भी ध्यान देने की जरूरत है जहां उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए, ठीक। तो एक और मामला है जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेके एक और दरवाजा बंद कर लिया और उसने कह दिया कि ये मौलिक अधिकार नहीं है। वो ये कह रहा है कि भाई आप हमारे पास आर्टिकल 32 के तहत सीधे संवैधानिक उपचार या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मांगने मत आइए, ठीक है। पहले नीचे जाइए और नीचे जब कई सालों तक आपकी एड़ी चोटी घिस जाए तब आप ऊपर की तरफ आइए, तब हम देखेंगे कई सालों के बाद क्या करना है नहीं करना। जब तक मुद्दा खत्म हो जाएगा और आपके अंदर भी न्याय पाने की ऊर्जा और उम्र दोनों ही नहीं रहेगी, ठीक। तो मैं समझता हूँ ये बेहद गंभीर मामला है जिसपे बहुजन समाज को ध्यान देने की जरूरत है और अगर हमारे समाज के लोग वहां न्यायाधीश बन के बैठे तो इस तरह के मामले में शायद परिवर्तन आगे आ सकता है। पर वही है कि बहुजन समाज को ध्यान देने की जरूरत है। मतलब हमें सभी संस्थानों में हमारे रिप्रेजेंटेशन की बहुत जरूरत है, ठीक। विशेषकर न्याय व्यवस्था एक ऐसा मामला है जिसमें बहुजनों की रिप्रेजेंटेशन बेहद खराब है और इस पूरे फील्ड में बड़े गड़बड़ होते रहते हैं और कानूनों के माध्यम से समाज के हक अधिकारों को ये जम बहुत जोर से तोड़ते मरोड़ते भी रहते हैं, ठीक। तो ये पूरा मामला है आरक्षण के मौलिक अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की इस नई व्याख्या के पीछे की उनकी मनोदशा का मामला मैंने थोड़ा शॉर्ट में रखा है ताकि आप आसानी से समझें। मामला थोड़ा टेक्निकल भी है, इसमें आर्टिकल्स और बाकी चीजों के उल्लेख भी आपको मिल जाएंगे सेक्शंस के, पर मेरा उद्देश्य ये था कि आप मोटी मोटी बात समाज तक कैरी हो और ये बहुत जटिलताओं के साथ ना जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे इस पूरे मामले की गंभीरता को और इसमें क्या खेल चल रहा है इससे भी क्या बोलते हैं समाज के लोग शायद समझ पाएंगे, ठीक। तो एक मामला ये है